आशा बचपन से ही एक साधारण लेकिन सपनों से भरी लड़की थी। छोटे से शहर की तंग गलियों में पली बड़ी आशा ने हमेशा अपने माता-पिता को संघर्ष करते देखा था, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटी, घर अमीरी से नहीं, अपनापन से बनता है। यही बात आशा के दिल में गहराई से बस गई थी। जब उसकी शादी की बात पक्की हुई, पूरे घर में खुशियों का माहौल फैल गया। रिश्तेदार आने लगे, आंगन में रंगोली सजने लगी और हर शाम गीतों की आवाज गूंजती थी। आशा आईने के सामने बैठकर अपने हाथों की मेहंदी को देखती और मुस्कुरा देती। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी एक नई शुरुआत करने जा रही है। एक ऐसा घर जहां उसे अपनाया जाएगा, जहां वो सिर्फ बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहेगी। लड़का रोहन पढ़ा लिखा और अच्छे परिवार से बताया गया था। पहली मुलाकात में वो शांत और कम बोलने वाला लगा, लेकिन आशा ने इसे संकोच समझा। उसके माता-पिता ने भी राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि उनकी बेटी सुरक्षित हाथों में जा रही है। शादी की तैयारियों के बीच कभी-कभी आशा ने महसूस किया कि रोहन की माँ की बातें अजीब थी। वह बार-बार खर्चों के बारे में पूछती, गहनों को ध्यान से देखती और मुस्कुराते हुए भी जैसे कुछ तौल रही हूं। आशा ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने खुद को समझाया कि शायद हर सास शादी में ऐसा ही सोचती होगी। शादी से एक रात पहले जब सब सो चुके थे, आशा आंगन में अकेली बैठी आसमान देख रही थी। उसे हल्की घबराहट महसूस हो रही थी, जैसे दिल किसी अनजाने बदलाव को पहले ही पहचान रहा हो। तभी उसकी माँ उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, डर मत, सब अच्छा होगा। आशा मुस्कुरा दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली सुबह सिर्फ उसकी शादी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत होने वाली थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही घर में हलचल शुरू हो गई। ढोलक की आवाज, रिश्तेदारों की हंसी और तैयारियों की भागदौड़ ने पूरे माहौल को उत्सव में बदल दिया था। आशा को दुल्हन के लाल जोड़े में सजाया जा रहा था। उसकी सहेलियां मजाक कर रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन सामान्य से तेज थी। हर कोई कह रहा था कि आज उसका सबसे खुश दिन है, और वह भी यही मानना चाहती थी। बारात के आने की खबर मिलते ही घर के बाहर शोर बढ़ गया। आतिशबाजी की आवाजें आसमान में गूंज उठी। आशा ने खिड़की से हल्का सा झांक कर देखा। रोहन घोड़ी पर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर वैसी खुशी नहीं थी जैसी उसने फिल्मों में देखी थी। वह गंभीर लग रहा था, जैसे किसी जिम्मेदारी को निभाने आया हो, न कि अपनी शादी का जश्न मनाने। शादी की रस्में शुरू हुई। मंत्रों की आवाज, अग्नि की लौ और चारों ओर बैठे लोगों की निगाहें, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। जब 7 फेरे शुरू हुए, आशा ने मन ही मन नए जीवन के लिए प्रार्थना की। उसने सोचा, अब से ये व्यक्ति उसका साथी होगा, उसका अपना। लेकिन फेरों के बीच उसने एक पल के लिए रोहन और उसकी माँ को धीमी आवाज में बात करते देखा। उनकी नजरें बार बार आशा के पिता की ओर जा रही थी, जो मेहमानों का ध्यान रख रहे थे। आशा समझ नहीं पाई, पर उस पल उसके मन में हल्की बेचैनी पैदा हुई। विदाई का समय आया तो माहौल बदल गया। उसकी माँ रो रही थी। पिता बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे।
आशा की आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपने घर की चौखट को आखिरी बार छुआ, वही घर जहां उसने बचपन बिताया था। गाड़ी आगे बढ़ी और पीछे छूटता घर धीरे धीरे नजर से ओझल हो गया। आशा ने सोचा, अब उसका नया जीवन शुरू हो रहा है। पैर उसे महसूस हुआ कि रोहन पूरे रास्ते चुप था। उसने एक बार भी उसकी ओर ठीक से नहीं देखा। उस खामोशी में कुछ ऐसा था जिसने आशा के दिल में पहली बार डर की हल्की रेखा खींच दी। नए घर के सामने गाड़ी रुकते ही ढोल की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। दरवाजे पर रंगोली बनी थी और फूलों की सजावट दूर से ही चमक रही थी। आशा ने गहरी सांस ली। यही अब उसका घर था। उसने मन ही मन खुद को संभाला और मुस्कुराने की कोशिश की। दरवाजे पर रोहन की मां आरती की थाली लेकर खड़ी थीं। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गर्मजोशी की जगह एक अजीब सी कठोरता झलक रही थी। उन्होंने रस्में पूरी की, आशा को अंदर आने को कहा और चावल का कलश गिराकर गृह प्रवेश करवाया। सब कुछ परंपरा के अनुसार हो रहा था। फिर भी आशा को अपनापन महसूस नहीं हुआ। घर बड़ा था, लेकिन वातावरण असामान्य रूप से शांत था। रिश्तेदार धीरे धीरे चले गए और शोर खत्म होते ही घर जैसे अचानक खाली लगने लगा। आशा ने सोचा था कि नई बहू के आने पर हंसी मजाक होगा, बातें होंगी, लेकिन यहां हर कोई अपने काम में व्यस्त दिख रहा था। शाम को जब वो रसोई में मदद करने गई, उसकी सास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और धीमे स्वर में कहा, आराम कर लो, अभी तुम्हें काम करने की आदत नहीं होगी। शब्द सामान्य थे, पर लहजा ऐसा था जैसे कोई छिपा हुआ ताना हो। आशा चुप रह गई। रात के खाने के दौरान भी माहौल अजीब रहा। रोहन बहुत कम बोला और उसके पिता अखबार पढ़ते रहे। बीच बीच में सास खर्चों और शादी की व्यवस्थाओं का जिक्र करती, जैसे किसी हिसाब का मन ही मन आकलन कर रही हों। आशा ने बातचीत में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। खाने के बाद वह अपने कमरे में आई। कमरे को फूलों से सजाया गया था, लेकिन उस सजावट में भी उसे उत्साह नहीं, बल्कि औपचारिकता महसूस हुई। वह बिस्तर के किनारे बैठ गई और पूरे दिन की घटनाओं को याद करने लगी। कुछ देर बाद रोहन कमरे में आया। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन तुरंत फोन देखने लगा। आशा ने बात शुरू करनी चाहिए, पर शब्द गले में ही अटक गए। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। उसी खामोशी में आशा को पहली बार एहसास हुआ, शायद इस घर में कुछ ऐसा है जो उसे अभी समझ नहीं आ रहा। और यही शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी उसने सपनों में देखी थी। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। कमरे में फूलों की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन आशा के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा था कि शादी की पहली रात हंसी, बातें और नए रिश्ते की शुरुआत से भरी होगी, पर यहां खामोशी थी, भारी और असहज खामोशी। रोहन अब भी फोन पर व्यस्त था। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वे बार बार किसी को संदेश भेज रहा था। आशा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप थक गए होंगे, आज बहुत लंबा दिन था। रोहन ने बिना उसकी ओर देखे बस इतना कहा, हाँ, थोड़ा काम था। उसके शब्द छोटे थे, जैसे बातचीत खत्म करने के लिए बोले गए हों। कुछ देर बाद उसने फोन रख दिया और सीधे सोने की तैयारी करने लगा। आशा को ये अजीब लगा,
उसने सोचा शायद वह शर्मीला है या शादी की थकान होगी। उसने खुद को समझाया कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी बाहर से धीमी आवाजें सुनाई दा। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। आशा ने अनजाने में सास की आवाज पहचानी। इतना खर्च हुआ है, उम्मीद है सब बेकार नहीं जाएगा, सास कह रही थी। रोहन की धीमी आवाज आई, आप चिंता मत कीजिए, सब योजना के अनुसार होगा। आशा का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वह समझ नहीं पाई कि वे किस योजना की बात कर रहे थे। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन कदमों की आहट सुनते ही आवाजें बंद हो गई। कुछ ही पल बाद रोहन कमरे में वापस आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने लाइट बंद की और बिना कुछ कहे बिस्तर के दूसरे किनारे लेट गया। आशा अंधेरे में छत को देखती रही। उसके मन में सवाल उठने लगे, कैसी योजना, किस बात की चिंता। उसने खुद को फिर समझाया कि शायद वो ज्यादा सोच रही है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उस रात आशा को नींद नहीं आई। उसे पहली बार लगा कि इस घर की मुस्कानें शायद सच नहीं थीं, और शादी के पीछे कोई ऐसी बात छिपी है जिसे उससे जानबूझकर दूर रखा जा रहा है। अगली सुबह आशा की आंख जल्दी खुल गई। नए घर की छत, नई दीवारें और अनजान सन्नाटा उसे याद दिला रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है। उसने धीरे से उठकर कमरे को देखा। सब कुछ व्यवस्थित था, फिर भी उसे अपना नहीं लग रहा था। वह तैयार होकर रसोई की ओर गई, ये सोचकर कि शायद काम में हाथ बटाने से माहौल सहज हो जाएगा। उसकी सास पहले से वहां मौजूद थी। उन्होंने बिना मुस्कुराए पूछा, इतनी देर तक सोती हो क्या अपने घर में भी? आशा चौंक गई। उसने घड़ी देखी, सुबह के सिर्फ 7 बजे थे। नहीं, मैं तो जल्दी उठती हूं, उसने धीरे से जवाब दिया। सास ने कुछ नहीं कहा, बस चाय बनाते हुए बोली, यहां घर के तरीके अलग है, बहू को सब जल्दी सीखना पड़ता है। शब्द सामान्य थे, लेकिन आवाज में अपनापन नहीं, आदेश था। नाश्ते के दौरान रोहन जल्दबाजी में था। उसने मुश्किल से 2 शब्द बोले और ऑफिस जाने की बात कहकर निकल गया। आशा ने सोचा था कि शादी के बाद कम से कम कुछ दिन वो घर पर रहेगा, लेकिन किसी ने उसे कुछ पूछा तक नहीं। दिन भर आशा घर के काम सीखती रही। हर छोटी बात पर उसकी सास उसे सुधारती। कभी नमक कम, कभी चाय पतली, कभी काम करने का तरीका गलत। धीरे धीरे आशा को महसूस होने लगा कि उससे गलती नहीं, बल्कि गलती ढूंढी जा रही है। दोपहर में सास के पास कुछ महिलाएं आईं। वे धीमी आवाज में बात कर रही थीं, लेकिन आशा ने अपना नाम सुना। एक महिला ने पूछा, लड़की वाले ठीक से सब दे गए ना? सास ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, आजकल कौन पूरा देता है? आशा के हाथ वहीं रुक गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बात सिर्फ व्यवहार की नहीं थी। शायद उससे कुछ उम्मीद की जा रही थी, कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पा रही थी। शाम को जब वो अपने कमरे में लौटी, उसे अंदर एक अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे इस घर में उसकी पहचान बहू से ज्यादा किसी हिसाब का हिस्सा बन चुकी हो। अगले कुछ दिनों में आशा को समझ आने लगा कि इस घर की दिनचर्या सिर्फ कामों से नहीं, बल्कि अनकहे नियमों से चलती है। हर सुबह वो सबसे पहले उठती, रसोई संभालती और पूरे घर का काम करती, लेकिन उसके प्रयासों की कभी खुलकर सराहना नहीं होती। उल्टा छोटी सी कमी भी तुरंत पकड़ ली जाती। उसकी सास
अक्सर पड़ोसियों या रिश्तेदारों के सामने मीठा व्यवहार करती, लेकिन अकेले में उनका लहजा बदल जाता। बहू को घर संभालना सीखना चाहिए, वे बार बार कहती। जैसे आशा अब भी किसी परीक्षा में हो। रोहन का व्यवहार भी अजीब था। वो सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात लौटता। घर आने के बाद भी वो ज्यादातर फोन या लैपटॉप में व्यस्त रहता। आशा कई बार बातचीत शुरू करने की कोशिश करती, लेकिन हर बार जवाब छोटा और औपचारिक ही मिलता। एक शाम आशा ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? आप मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करते? रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम ज्यादा सोचती हो, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें आशा से बच रही थी। वह जवाब दिल से नहीं, मजबूरी में दिया गया लगा। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि वो इस घर में अकेली नहीं, बल्कि अनजान सच्चाई के बीच फंसी हुई है। दिन बीतते गए, लेकिन आशा के मन की बेचैनी कम होने के बजाय और गहरी होती गई। घर में सब कुछ सामान्य दिखता था, फिर भी हर बात में छिपाव महसूस होता था। रोहन उससे दूरी बनाए रखता और उसकी सास का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। एक सुबह नाश्ते के समय सास ने अचानक कहा, आज तुम्हारे पिताजी से बात करनी है। आशा ने चौंक कर उनकी ओर देखा। किस बारे में? उसने धीरे से पूछा। सास ने चाय का कप मेज पर रखते हुए जवाब दिया, बस कुछ जरूरी बातें हैं। शादी में जो बातें अधूरी रह गई थीं, उन्हें पूरा करना चाहिए। आशा समझ नहीं पाई। कौन सी बातें? उसने फिर पूछा। सास ने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि हल्की मुस्कान के साथ बोली, हर रिश्ते में जिम्मेदारियां होती हैं, लड़की वाले भी समझते हैं। ये सुनते ही आशा के दिल में डर उतर गया। उसे पिछली बातें याद आने लगी, खर्चों की चर्चा, पड़ोसियों की बातें और बार बार पैसों का जिक्र। क्या ये सब उसी ओर इशारा था? शाम को जब रोहन घर लौटा, आशा ने उससे साफ पूछ लिया, माँ पापा से क्या बात करना चाहती है? रोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस कुछ आर्थिक मदद की बात है। इसमें गलत क्या है? शादी में बहुत खर्च हुआ है। आशा को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। लेकिन शादी तो आप लोगों की भी थी और पापा ने अपनी क्षमता से ज्यादा किया है, उसने कांपती आवाज में कहा। रोहन का चेहरा कठोर हो गया। तुम समझती क्यों नहीं, समाज में इज्जत बनाए रखना पड़ता है। उसकी आवाज में पहली बार अपनापन नहीं, दबाव था। आशा चुप हो गई, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया था। उसे एहसास हुआ कि शायद यह रिश्ता बराबरी का नहीं, बल्कि उम्मीदों और हिसाब किताब पर खड़ा था। उस रात वो देर तक जागती रही। अब सवाल सिर्फ व्यवहार का नहीं था, अब उसे डर था कि उससे और उसके परिवार से क्या मांगा जाने वाला है। अगले दिन घर का माहौल असामान्य रूप से गंभीर था। आशा ने महसूस किया कि उसकी सास बार बार फोन पर किसी से बात कर रही थी और हर बार उसकी ओर देखकर आवाज धीमी कर लेती थी। दोपहर तक उसे समझ आ गया कि बात उसके माता पिता से होने वाली है। शाम को सास ने उसे ड्राइंग रूम में बुलाया। रोहन भी वहीं बैठा था, चेहरा कठोर और चुप। टेबल पर फोन रखा था, स्पीकर चालू था। दूसरी तरफ आशा के पिता की आवाज सुनाई दी, विनम्र और थोड़ा संकोची। जी, सब ठीक तो है ना? आशा ठीक है? उन्होंने पूछा। सास ने मीठे स्वर में कहा, हाँ हाँ,
सब ठीक है, बस एक छोटी सी बात थी। शादी में कुछ जिम्मेदारियां अधूरी रह गई थी। हमने सोचा आपसे बात कर ले। आशा का दिल तेज धड़कने लगा। वो समझ चुकी थी कि आगे क्या आने वाला है। हमने समाज में इज्जत रखी है, सास आगे बोली। लेकिन आजकल लोग बहुत देखते हैं, अगर थोड़ी आर्थिक मदद और हो जाए तो सब संतुलित हो जाएगा। फोन के उस पार कुछ पल खामोशी रही। फिर उसके पिता की धीमी आवाज आई, बहन जी, हमने अपनी पूरी कोशिश की थी, अभी हालात थोड़ा कठिन है। सास का स्वर तुरंत बदल गया। हम भी मजबूर है, आखिर रिश्ते बराबरी से निभते हैं। आशा से ये सब सहा नहीं गया। उसने कांपते हुए कहा, पापा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन सास ने उसे तेज नजर से चुप करा दिया। रोहन अब भी चुप बैठा था। उसने एक बार भी आशा का साथ नहीं दिया। यही बात सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। कॉल खत्म होने के बाद कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। सास ने ठंडे स्वर में कहा, उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस घर की इज्जत कैसे बनी रहती है। आशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह सिर्फ मांग नहीं थी, यह दबाव था, और शायद यह यही रुकने वाला भी नहीं था। उस रात उसने अपने पिता की टूटी हुई आवाज बार बार याद की, और उसके दिल में अपराध बोध और डर एक साथ जगह बनाने लगे। उस रात के बाद घर का माहौल और बदल गया। अब सास का व्यवहार खुलकर कठोर हो चुका था। पहले जो ताने संकेतों में होते थे, अब सीधे शब्दों में कहे जाने लगे। हर बात में तुलना होती। आजकल की लड़कियां सिर्फ लेने आती हैं, या कुछ घर अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, कुछ नहीं। आशा चुपचाप सब सुनती रही। उसे लगता था कि जवाब देने से स्थिति और खराब हो जाएगी, लेकिन भीतर ही भीतर वो टूटने लगी थी। उसे अपने माता पिता का चेहरा याद आता, उनकी सीमित कमाई, शादी के लिए लिया गया कर्ज, और अब ये नया दबाव। रोहन का व्यवहार भी ठंडा होता जा रहा था। पहले वह कम से कम औपचारिक बात कर लेता था, अब कई बार बिना देखे ही कमरे से निकल जाता। एक शाम आशा ने फिर कोशिश की, क्या आपको सच में लगता है कि मेरे पापा को पैसे देने चाहिए? उसने धीमे स्वर में पूछा। रोहन ने बिना उसकी ओर देखे कहा, यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह सम्मान की बात है। लेकिन सम्मान मजबूरी से नहीं मिलता। आशा के मुंह से अनजाने में निकल गया। रोहन ने पहली बार तेज आवाज में कहा, तुम्हें हमारे घर के नियम समझने होंगे। उसकी आवाज सुनकर आशा चुप हो गई। उसे महसूस हुआ कि अब वो इस घर में अपनी बात कहने का अधिकार भी खो रही है। कुछ दिनों बाद उसने एक और अजीब बात नोटिस की। घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। जब भी वह उसके पास जाती, सास तुरंत किसी काम का बहाना बनाकर उसे वहां से हटा देती। एक बार उसने देखा कि रोहन जल्दी से उस कमरे से बाहर आया और दरवाजा लॉक कर दिया। उस कमरे में क्या है? आशा ने सहजता से पूछा। रोहन ने तुरंत जवाब दिया, पुराना सामान है, कुछ खास नहीं। लेकिन उसकी आंखों की घबराहट कुछ और ही कहानी बता रही थी। उस रात आशा देर तक जागती रही। अब उसे यकीन होने लगा था कि इस घर में सिर्फ पैसों की बात नहीं छिपी थी। उस बंद दरवाजे के पीछे शायद कोई ऐसी सच्चाई थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। बंद कमरे का ख्याल अब आशा के मन से निकल ही नहीं रहा था। घर के बाकी हिस्सों में वो सहज रहने की कोशिश करती, लेकिन जैसे ही उस दरवाजे के पास से गुजरती, उसके कदम अपने आप धीमे हो जाते।
उसे महसूस होता था कि उस कमरे से किसी अनकही कहानी की परछाई बाहर तक फैली हुई है। एक दिन दोपहर में सास किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी और रोहन ऑफिस में था। पूरा घर असामान्य रूप से शांत था। आशा रसोई का काम खत्म करके बाहर आई तो उसकी नजर फिर उसी बंद दरवाजे पर टिक गई। दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, शायद सच में वहां सिर्फ पुराना सामान ही हो, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। दरवाजा हल्का सा धक्का देने पर भी नहीं खुला। ताला लगा था। वह लौटने ही वाली थी कि उसे पास की मेज पर चाबियों का गुच्छा दिखाई दिया। उसने हिचकिचाते हुए उसे उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या मैं गलत कर रही हूं? उसने खुद से पूछा। कुछ पल तक वो वहीं खड़ी रही। फिर धीरे से एक चाबी ताले में लगाई। पहली चाबी नहीं लगी, दूसरी भी नहीं। तीसरी चाबी घुमाते ही ताले से हल्की आवाज आई। दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर हल्की धूल की गंध थी। खिड़कियां बंद थी और रोशनी कम थी। ये सचमुच पुराने सामान का कमरा लगता था। अलमारियां, बक्से और ढंके हुए फर्नीचर। लेकिन कमरे का माहौल अजीब था, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे छिपाकर रखा हो। आशा धीरे धीरे अंदर गई। एक कोने में पुरानी तस्वीरें रखी थी। उसने एक फोटो उठाई। उसमें रोहन था, लेकिन उसके साथ एक और महिला खड़ी थी, जो दुल्हन के कपड़ों में थी। आशा का दिल रुक सा गया। ये कौन है? उसके होठों से धीमी आवाज निकली। तभी बाहर मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई। आशा घबरा गई। उसने जल्दी से फोटो वापस रखी, लेकिन अब उसके मन में तूफान उठ चुका था। अगर ये सिर्फ पुराना सामान था, तो फिर इस तस्वीर को छिपाने की जरूरत क्यों थी? उसे पहली बार डर लगा कि शायद इस घर की सच्चाई उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक थी। दरवाजा बंद करने की आवाज सुनते ही आशा घबरा गई। उसने जल्दी से कमरे को पहले जैसा करने की कोशिश की और बाहर निकल आई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं उसकी सांसों की आवाज ही सब कुछ बता न दे। कुछ ही क्षण बाद उसकी सास अंदर आई। उनकी नजर सीधे आशा पर पड़ी। तुम यहां क्या कर रही हो? आवाज सामान्य थी, लेकिन आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। आशा एक पल के लिए चुप रह गई, फिर बोली, मैं बस सफाई कर रही थी। सास ने तुरंत दरवाजे की ओर देखा। ताला खुला था। उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद किया और चाबी अपने पास रख ली। इस कमरे में आने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। पुरानी बेकार चीजें हैं। आशा ने सिर हिला दिया, लेकिन अब वो जान चुकी थी कि बात सिर्फ पुराने सामान की नहीं थी। शाम को रोहन घर लौटा तो सास ने उसे अलग ले जाकर कुछ कहा। दोनों की धीमी बातचीत के दौरान बार बार आशा की ओर देखा जा रहा था। थोड़ी देर बाद रोहन उसके कमरे में आया। तुम उस कमरे में गई थी? उसने सीधे पूछा। आशा चौंक गई। मैं बस सफाई। मैंने कहा था ना, वहां कुछ खास नहीं है। रोहन ने बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें चेतावनी छिपी थी। आशा ने हिम्मत करके पूछा, वहां जो फोटो थी वह कौन थी? कुछ पल के लिए रोहन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में घबराहट चमकी, लेकिन तुरंत उसने खुद को संभाल लिया। पुरानी रिश्तेदार है, उसने जल्दी से कहा। तुम बेवजह बातें सोच रही हो। ये जवाब अधूरा लगा, बहुत अधूरा।
उस रात आशा को नींद नहीं आई। अब उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर वह सच में सिर्फ रिश्तेदार थी तो उसकी शादी वाली तस्वीर इस तरह छिपाकर क्यों रखी गई थी। उसे महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे एक ऐसे सच के करीब पहुंच रही है जिसे यह परिवार हर कीमत पर छिपाना चाहता था। अगले दिन से घर का माहौल और भी सावधान हो गया। आशा को साफ महसूस होने लगा कि अब उस पर नजर रखी जा रही है। सास बार बार बिना वजह उसके आसपास आ जाती और रोहन पहले से भी ज्यादा चुप हो गया था, जैसे दोनों को डर हो कि वो कुछ और जान न ले। लेकिन अब आशा के मन में उठे सवाल रुकने वाले नहीं थे। दोपहर के समय वो कपड़े सुखाने छत पर गई हुई थी। नीचे ड्राइंग रूम की खिड़की आधी खुली थी, अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी। उसने अनजाने में कदम रोक लिए। ये रोहन और उसकी सास की आवाज थी। उसे फोटो दिख गई है, रोहन धीमे स्वर में कह रहा था। सास ने झुंझलाकर जवाब दिया, मैंने कहा था कमरे की चाबी संभाल कर रखो। अगर उसे सब पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। आशा का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन कब तक छिपाएंगे? रोहन ने पूछा। कुछ पल खामोशी रही। फिर सास बोली, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये शब्द सुनते ही आशा के हाथ ठंडे पड़ गए। काम पूरा, इसका क्या मतलब था? क्या वो सच में किसी योजना का हिस्सा थी? वह धीरे से पीछे हट गई ताकि कोई उसे देख न ले। उसके दिमाग में अब तस्वीर, पैसों की मांग और ये रहस्यमय योजना सब जुड़ने लगा था। लेकिन पूरी सच्चाई अब भी धुंधली थी। शाम को रोहन सामान्य बनने की कोशिश कर रहा था। उसने पहली बार उससे पूछा, दिन कैसा था? लेकिन अब आशा को उसकी आवाज बनावटी लगी, जैसे वो सिर्फ ये जानना चाहता हो कि उसने कुछ और तो नहीं सुना। आशा ने भी सामान्य व्यवहार किया, लेकिन भीतर उसका विश्वास टूट चुका था। उस रात उसने तय किया, अब वो सिर्फ सवाल नहीं करेगी, बल्कि सच ढूंढेगी, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि इस घर में उसका भविष्य किसी और की योजना पर टिका हुआ है। और अगर उसने सच नहीं जाना तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अब आशा का डर धीरे धीरे संदेह से बदलकर सतर्कता में बदल गया था। वह पहले की तरह मासूम भरोसे के साथ घर में नहीं घूमती थी। हर शब्द, हर नजर और हर बातचीत अब उसे किसी छिपे हुए अर्थ से भरी लगती थी। उसने तय कर लिया था कि बिना जल्दबाजी किए उसे सच तक पहुंचना होगा। अगले कुछ दिनों तक उसने जानबूझकर सामान्य व्यवहार किया। वे काम करती, सास की बातों पर चुप रहती और रोहन से भी कोई सवाल नहीं करती। शायद इसी वजह से घरवालों की सावधानी थोड़ी ढीली पड़ने लगी। एक शाम जब सास मंदिर गई हुई थी और रोहन अभी तक घर नहीं लौटा था, आशा ड्राइंग रूम में बैठी थी। तभी उसकी नजर अलमारी पर रखी फाइलों पर पड़ी। ये वही जगह थी जहां अक्सर सास किसी को छूने नहीं देती थी। उसका दिल फिर तेज धड़कने लगा। कुछ पल तक वो खुद को रोकती रही, लेकिन फिर धीरे से अलमारी खोली। अंदर कई कागजात और पुराने लिफाफे रखे थे। उसने सावधानी से एक फाइल निकाली। उसमें घर से जुड़े दस्तावेज थे, संपत्ति के कागज, बैंक की रसीदें और कुछ कानूनी कागजात। जैसे ही उसने अगला पन्ना पलटा, उसका हाथ रुक गया। दस्तावेज में रोहन का नाम था, लेकिन उसके साथ एक और नाम भी लिखा था, नीता शर्मा, पटना। आशा की सांस अटक गई। उसने जल्दी जल्दी बाकी पन्ने देखे,
तारीखें साफ दिखा रही थी कि ये कागज उसकी शादी से पहले के थे, यानी रोहन की शादी पहले भी हो चुकी थी। उसके हाथ कांपने लगे, दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे अचानक वो तस्वीर याद आई, दुल्हन के कपड़ों में खड़ी वही महिला। तो यह सच है, उसने फुसफुसाया। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। आशा घबरा गई। उसने जल्दी से फाइल वापस रखी और अलमारी बंद कर दी। लेकिन अब सब बदल चुका था। यह सिर्फ शक नहीं था, अब उसके पास सबूत था कि उससे बहुत बड़ी सच्चाई छिपाई गई थी। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर रोहन पहले से शादीशुदा था तो उससे शादी क्यों की गई? और इस सवाल का जवाब शायद उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई बनने वाला था। उस रात आशा ने किसी तरह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन भीतर उठ रहा तूफान शांत नहीं हो रहा था। रोहन पहले की तरह खाना खाकर चुपचाप बैठा रहा, जैसे कुछ बदला ही ना हो। आशा उसे देखती रही। अब वही चेहरा उसे अजनबी लग रहा था। क्या ये आदमी सच में मेरा पति है या सिर्फ एक झूठ? उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था। अगले दिन घर खाली मिलने का इंतजार करना उसके लिए मुश्किल हो गया। जैसे ही सास बाजार जाने के लिए निकली और रोहन ऑफिस गया, आशा सीधे उसी बंद कमरे की ओर बढ़ी। अब डर से ज्यादा उसे सच जानने की जरूरत महसूस हो रही थी। इस बार चाबी ढूंढने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। दरवाजा खुलते ही हल्की धूल हवा में फैल गई। वह सीधे उस कोने की ओर गई जहां तस्वीरें रखी थी। उसने जल्दी जल्दी उन्हें देखना शुरू किया। एक फोटो में रोहन और वही लड़की शादी के मंडप में बैठे थे। दूसरी तस्वीर में पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था। वही सास, वही घर, वही सजावट। ये कोई दूर की रिश्तेदार नहीं थी, ये साफ एक शादी थी। आशा की आंखों में आंसू भर आए। फिर उसे एक पुराना बक्सा दिखाई दिया। उसने उसे खोला। अंदर कपड़ों के नीचे कुछ लिफाफे रखे थे। उनमें से एक आधा खुला हुआ थी। उसने कांपते हाथों से कागज बाहर निकाला। यह एक मेडिकल रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में लिखा था कि रोहन गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा था। ऐसी समस्या जिसके कारण वो सामान्य वैवाहिक जीवन नहीं जी सकता था। नीचे डॉक्टर की मुहर और पुरानी तारीख साफ दिखाई दे रही थी। आशा का सिर घूमने लगा। अब बातें जुड़ने लगी। पहली शादी, छिपाई गई तस्वीरें, दूरी भरा व्यवहार और पैसों की मांग। क्या पहली पत्नी को भी यही सच पता चला था? तभी उसे बक्से के नीचे एक और मुड़ा हुआ कागज दिखा, जैसे किसी ने जल्दी में छिपाया हो। जैसे ही उसने उसे उठाया, बाहर दरवाजे की तेज आवाज गूंजी। कोई घर वापस आ चुका था। आशा का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके हाथ में पकड़ा वह कागज शायद इस पूरे रहस्य का सबसे खतरनाक सच साबित होने वाला था। दरवाजे की आवाज सुनते ही आशा घबरा गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। उसने जल्दी से उस मुड़े हुए कागज को खोलकर पढ़ना शुरू किया। ये एक पत्र था। कागज पीला पड़ चुका था। लिखावट थोड़ी धुंधली थी, लेकिन शब्द साफ पढ़े जा सकते थे। अगर कोई ये पत्र पढ़ रहा है तो शायद सच छिपा नहीं रह पाया। आशा की सांस रुक गई। पत्र रोहन की पहली पत्नी नीता ने लिखा था। उसमें लिखा था कि शादी के बाद उसे धीरे धीरे पता चला कि रोहन की बीमारी उसे छिपाई गई थी। परिवार ने उससे भी पैसों की मांग की थी और जब उसने विरोध किया तो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पत्र में यह भी लिखा था कि उसे बार बार दोषी ठहराया गया।
जैसे गलती उसी की हो। आशा की आंखों से आंसू गिरने लगे। पत्र के अगले हिस्से ने उसे अंदर तक हिला दिया। नीता ने लिखा था कि परिवार को डर था कि अगर सच समाज में फैल गया तो उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करवाने का फैसला किया ताकि लोगों को लगे कि सब सामान्य है और साथ ही आर्थिक मदद भी मिलती रहे। आशा के हाथ सुन्न पड़ गए। यानी उसकी शादी सिर्फ एक दिखावा थी, एक योजना। पत्र के अंत में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो सावधान रहना। सच जानने के बाद वे तुम्हें भी चुप कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन चुप मत रहना, क्योंकि हमारी खामोशी ही उनकी ताकत है। आशा की आंखों के सामने सब घूमने लगा। अब हर बात साफ थी। पैसों का दबाव, दूरी, झूठ, बंद कमरा, सब। तभी बाहर से सास की आवाज आई, आशा, तुम कहाँ हो? आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। आशा ने जल्दी से पत्र मोड़ा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसे महसूस हो गया था वह सिर्फ सच के करीब नहीं पहुंची थी, बल्कि अब खुद उस सच का हिस्सा बन चुकी थी। और शायद परिवार को भी जल्द ही पता चलने वाला था कि वो सब जान चुकी है। आशा ने जल्दी से पत्र अपने दुपट्टे के अंदर छिपा लिया और कमरे से बाहर निकल आई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी घबराहट चेहरे पर साफ दिखाई दे रही होगी। जैसे ही वो बाहर आई, उसकी सास सामने खड़ी थी। तुम ऊपर क्या कर रही थी? उन्होंने तीखी नजर से पूछा। आशा ने खुद को संभालते हुए कहा, बस सफाई देख रही थी। सास कुछ पल तक उसे घूरती रही, जैसे उसके चेहरे से सच पढ़ लेना चाहती हों। फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गईं, लेकिन उनके चेहरे की बेचैनी छिप नहीं रही थी। आशा समझ गई, उन्हें शक हो चुका है। पूरी शाम घर में अजीब तनाव बना रहा। रोहन भी जल्दी घर लौट आया था। दोनों बार बार धीमी आवाज में बात करते और आशा के आते ही चुप हो जाते। अब ये छिपाव खुला हुआ डर बन चुका था। अपने कमरे में अकेली बैठी आशा ने पत्र फिर से निकाला। हर शब्द अब पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। नीता की पीड़ा, उसका डर और उसकी चेतावनी, सब कुछ जैसे सीधे आशा के वर्तमान से जुड़ रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये एक सोची समझी योजना थी। पहले सच छिपाना, फिर शादी करना, फिर आर्थिक दबाव बनाना, और जब सवाल उठे तो लड़की को ही दोषी ठहरा देना। उसके भीतर गुस्सा और डर एक साथ उठ रहे थे। वह चाहती तो तुरंत अपने माता पिता को फोन कर सकती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। बिना सबूत के कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, और शायद परिवार उसे झूठा साबित करने की कोशिश भी करेगा। उसे सावधानी से कदम उठाने होंगे। उसी समय दरवाजा खुला। रोहन कमरे में आया। उसका चेहरा गंभीर था। हमें बात करनी है, उसने धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा। आशा का दिल धक से रह गया। उसकी आंखों में पहली बार साफ डर दिख रहा था, जैसे वे जानता हो कि अब सच ज्यादा देर छिपा नहीं रहेगा। और यह बातचीत शायद उनके रिश्ते का नहीं, बल्कि पूरे झूठ का फैसला करने वाली थी। रोहन दरवाजा बंद करके कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। कुछ पल तक दोनों के बीच भारी खामोशी रही। आशा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। अब वहां झिझक नहीं, बल्कि बेचैनी और डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम उस कमरे में फिर गई थी? रोहन ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में पूछा। आशा ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली।
अब झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था। हाँ, उसने शांत आवाज मैं कहा। रोहन का चेहरा कठोर हो गया। मैंने मना किया था। आशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसकी आवाज कांपी नहीं। आपने बहुत कुछ मुझसे छिपाया भी था। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद उसने दुपट्टे से पत्र निकालकर रोहन के सामने रख दिया। ये क्या है? रोहन ने जैसे ही पत्र देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत नजरें हटा ली। तो तुम्हें सब पता चल गया? उसने धीरे से कहा। आशा के भीतर जमा दर्द बाहर आने लगा। आप पहले से शादीशुदा थे। आपकी बीमारी मुझसे छिपाई गई, और ये शादी सिर्फ पैसों के लिए थी। रोहन ने जवाब देने में देर लगाई। वह कुर्सी पर बैठ गया, जैसे अचानक थक गया हो। यह इतना आसान नहीं है, उसने धीमे स्वर में कहा। तो समझाइए, आशा ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा। रोहन ने सिर झुका लिया। पहली शादी के बाद सब टूट गया था। जब सच सामने आया, नीता चली गई। समाज में हमें दोषी ठहराया। मां को लगा कि अगर दूसरी शादी हो जाए तो लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे और घर की हालत भी सुधर जाएगी। ये सुनकर आशा का दिल टूट गया। तो आपने मुझे सच बताना जरूरी नहीं समझा। रोहन चुप रहा। वही चुप्पी सबसे बड़ा जवाब थी। आशा को महसूस हुआ कि अब वो सिर्फ धोखा खाई पत्नी नहीं रही, वह एक ऐसे खेल का हिस्सा बना दी गई थी जिसमें उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। तभी बाहर से सास की आवाज आई। रोहन, क्या बात खत्म हुई? आवाज में बेचैनी थी। आशा ने रोहन की ओर देखा। अब फैसला उसके सामने था। चुप रहना या सच को बाहर लाना। और उसे महसूस हुआ कि अगला कदम सिर्फ उसकी नहीं, पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता था। आशा लंबे समय तक चुप खड़ी रही। कमरे में रोहन की धीमी सांसों की आवाज गूंज रही थी। उसके भीतर डर, दुख और गुस्सा एक साथ उमड़ रहे थे। लेकिन इस बार उसके मन में एक नई भावना भी थी, स्पष्टता। अब उसे समझ आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? उसने धीरे लेकिन ठोस आवाज में पूछा। रोहन ने आंखें बंद कर ली। अगर बताता तो क्या तुम शादी करती? उसने थके हुए स्वर में कहा। आशा के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन उसने तुरंत कहा, कम से कम फैसला मेरा होता। ये शब्द सुनकर रोहन चुप हो गया। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और उसकी सास अंदर आ गई। उन्होंने दोनों के चेहरे देखे और तुरंत समझ गई कि बात छिपी नहीं रही। तो आखिर तुम्हें सब पता चल ही गया, उन्होंने बिना घबराहट के कहा। उनके चेहरे पर पछतावा नहीं, बल्कि झुंझलाहट थी। आशा ने उनकी ओर देखा। आपने मेरे परिवार से झूठ बोला, मुझे इस्तेमाल किया। सास ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। हमने कुछ गलत नहीं किया। हर परिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए फैसले लेता है, और तुम्हें भी तो अच्छा घर मिला है। ये सुनते ही आशा के भीतर जमा गुस्सा फूट पड़ा। इज्जत झूठ से नहीं बनती। सास की आवाज कठोर हो गई। ज्यादा आवाज मत उठाओ। समाज में लड़की की बदनामी जल्दी होती है। अगर ये बात बाहर गई तो नुकसान तुम्हारा भी होगा। ये साफ धमकी थी। कमरे में भारी तनाव फैल गया। रोहन चुप खड़ा रहा। ना मां का विरोध किया, न आशा का साथ दिया। उसी पल आशा को एहसास हुआ कि अगर वो अब भी चुप रही तो उसकी जिंदगी भी नीता की तरह डर और दबाव में बीत जाएगी। उसने धीरे से कहा, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन दृढ़ थी
सास के चेहरे पर पहली बार हल्की चिंता दिखाई दी। शायद उन्हें समझ आ गया था कि ये वही डरपोक बहू नहीं रही जो सब सहती रही थी। और उसी क्षण घर के भीतर शुरू हुआ संघर्ष अब खुली लड़ाई में बदलने वाला था। आशा के शब्दों के बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई। उसकी सास कुछ क्षण तक उसे घूरती रही, जैसे विश्वास ही ना हो कि वही लड़की जो अब तक हर बात चुपचाप सुनती थी, इस तरह जवाब दे सकती है। सोच लो क्या कह रही हो, सास ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा। घर की बातें घर में ही अच्छी लगती है। आशा ने पहली बार बिना झिझक उनकी आंखों में देखा। घर तब होता है जब रिश्ते सच पर टिके हों। यहां तो सब झूठ पर बना है। रोहन बेचैन होकर बीच में बोला, आशा, बात को इतना मत बढ़ाओ। हम बैठकर हल निकाल सकते हैं। हल? आशा की आवाज भर्रा गई। मेरी जिंदगी से खेलना हल था। मेरे माता पिता से पैसे मांगना हल था। रोहन चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सास का धैर्य टूटने लगा। अगर तुम्हें इतना ही परेशानी है तो अपने घर जा सकती हो, उन्होंने ताना मारते हुए कहा। लेकिन याद रखना, समाज सवाल तुमसे करेगा, हमसे नहीं। ये वही डर था जिससे अब तक आशा चुप रही थी। बदनामी का डर। लेकिन अब उसे नीता का पत्र याद आया। खामोशी ही उनकी ताकत थी। आशा ने शांत स्वर में कहा, मैं जाऊंगी, लेकिन सच छिपा कर नहीं। ये सुनते ही सास का चेहरा बदल गया। तुम हमें धमकी दे रही हो? नहीं, आशा ने जवाब दिया। मैं सिर्फ सच कह रही हूं। रोहन घबराया हुआ दिख रहा था। अगर ये बात बाहर गई तो सब खत्म हो जाएगा, उसने धीमे स्वर में कहा। आशा ने उसकी ओर देखा। मेरे लिए तो पहले ही सब खत्म हो चुका है। कमरे में तनाव इतना बढ़ चुका था कि कोई भी शब्द आग भड़का सकता था। सास ने गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी बात मान लेंगे? सबूत क्या है तुम्हारे पास? आशा ने धीरे से दुपट्टे में छिपा पत्र बाहर निकाला। यह देखकर दोनों के चेहरे से रंग उड़ गया। अब खेल बदल चुका था और पहली बार परिवार को महसूस हुआ कि सच उनके नियंत्रण से बाहर निकल सकता है। पत्र को अपने हाथ में देखकर सास कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गईं। उनके चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई दी। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर पत्र छीनने की कोशिश की, लेकिन आशा ने पीछे हटते हुए उसे मजबूती से पकड़ लिया। इसे नीचे रखो, सास ने कठोर आवाज में कहा। पुरानी बातों को उखाड़ने से किसी का भला नहीं होगा। आशा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, भला किसका? आपका, या उन लोगों का जिनसे आपने सच छिपाया? रोहन बेचैन होकर बोला, आशा, प्लीज, हम बात करके सब ठीक कर सकते हैं। जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे? आगे? आशा ने उसकी बात काट दी। आगे भी किसी और लड़की की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दे। रोहन चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सास ने स्वर नरम करने की कोशिश की। देखो बहू, हर घर में कुछ समझौते होते हैं। हमने जो किया मजबूरी में किया। समाज बहुत निर्दयी होता है। आशा ने पहली बार बिना डर के कहा, समाज निर्दयी हो सकता है, लेकिन धोखा देना मजबूरी नहीं होता। कमरे में तनाव और गहरा हो गया। कुछ क्षण तक कोई नहीं बोला। फिर सास ने धीमे लेकिन खतरनाक स्वर में कहा, अगर तुमने ये बात बाहर फैलाई तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाना मुश्किल नहीं है। ये सीधी धमकी थी। आशा के भीतर डर की लहर उठी।
लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसे नीता की चेतावनी याद आई। वे सच जानने के बाद चुप कराने की कोशिश करेंगे। उसने दृढ़ आवाज में कहा, अब डरने की बारी मेरी नहीं है। ये सुनकर रोहन ने सिर पकड़ लिया, जैसे स्थिति उसके हाथ से निकल रही हो। आशा ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रही थी। वह फैसला लेने जा रही थी। पीछे से सांस की आवाज आई। अगर तुम बाहर गई तो इस घर में वापस मत आना। आशा रुकी नहीं, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी इस घर से बाहर जाना हार नहीं, बल्कि पहली बार खुद को बचाना था। आशा ने दरवाजा खोला और बाहर आ गई। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल में अजीब सा खालीपन था। पीछे से आती आवाजें अब धुंधली लग रही थी। पहली बार उसे लगा कि वो डर से नहीं, अपने फैसले से चल रही है। घर के बाहर की हवा अलग महसूस हो रही थी, जैसे लंबे समय बाद उसने खुलकर सांस लिया हो। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने फोन निकाला और कुछ पल तक स्क्रीन को देखती रही। ये कॉल आसान नहीं थी। आखिर उसने अपने पिता का नंबर मिलाया। हेलो बेटा। दूसरी तरफ से परिचित और स्नेह भरी आवाज आई। आशा की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ सेकंड तक वह बोल ही नहीं पाई। पापा, मुझे आपसे मिलना है, उसने मुश्किल से कहा। आवाज सुनते ही पिता चिंतित हो गए। सब ठीक है ना? तुम रो क्यों रही हो? आशा ने खुद को संभाला। मैं घर आ रही हूं और आपको सब बताऊंगी। फोन रखते ही उसके भीतर हल्का सा डर फिर जागा। क्या समाज सच में उसे ही दोष देगा? क्या लोग उसकी बात पर विश्वास करेंगे? लेकिन फिर उसे नीता का पत्र याद आया। अगर वो अभी चुप रही तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। कुछ देर बाद रोहन घर के बाहर आया। वह घबराया हुआ था। आशा, प्लीज वापस चलो। बात बाहर जाने से सबकी बदनामी होगी। आशा ने शांत स्वर में कहा, सच बोलने से बदनामी नहीं होती, झूठ से होती है। रोहन ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें जानबूझकर चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आशा ने उसकी ओर देखा, लेकिन आपने रोका भी नहीं। ये शब्द सुनकर रोहन चुप हो गया। आशा ने मुड़कर सड़क की ओर कदम बढ़ा दिए। हर कदम के साथ उसका डर कम और हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अब वो सिर्फ एक पीड़ित बहू नहीं थी, वह सच लेकर आगे बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, लेकिन इतना तय था कि अब कहानी छिपी नहीं रहेगी और जल्द ही ये सच सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं रहने वाला था। आशा अपने मायके पहुंची तो दरवाजा खोलते ही उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। उनके चेहरे पर राहत और चिंता दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। पिता भी तुरंत बाहर आ गए। आशा की आंखों में आंसू देखकर उनका दिल बैठ गया। क्या हुआ बेटा? पिता ने घबरा कर पूछा। आशा कुछ पल तक बोल नहीं पाई। इतने दिनों से दबा हुआ दर्द अचानक बाहर आने लगा। वह बैठ गई और धीरे धीरे पूरी कहानी बताने लगी। शादी से पहले छिपाया गया सच, पैसों का दबाव, बंद कमरा, फैली पत्नी की तस्वीर और आखिर में नीता का पत्र। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। उसकी मां के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। उनकी आवाज टूट गई। पिता की आंखों में दर्द के साथ गुस्सा भी था। हमने अपनी बेटी पर भरोसा करके उसे वहां भेजा था। उन्होंने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा। आशा ने डरते हुए पूछा, क्या लोग हमें दोष देंगे? पिता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। गलती तुम्हारी नहीं है। सच से डरने वाले लोग कुछ भी कहेंगे,
लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनते ही आशा के भीतर जमा डर थोड़ा हल्का हो गया। अगले दिन परिवार ने कानूनी सलाह लेने का फैसला किया। वकील ने दस्तावेज और पत्र ध्यान से पढ़ा। उसने कहा कि अगर सबूत सही साबित हुए तो ये धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न का मामला बन सकता है। आशा को पहली बार लगा कि सच सिर्फ दर्द नहीं, न्याय भी ला सकता है। लेकिन उसी शाम एक नई समस्या सामने आई। पड़ोस में खबर फैल चुकी थी कि आशा शादी के कुछ ही दिनों बाद मायके लौट आई है। लोगों के सवाल शुरू हो गए। क्या हुआ? लड़की में ही कुछ कमी रही होगी? ये वही समाज था जिससे उसकी सास उसे डराती थी। आशा ने खिड़की से बाहर देखा। उसे समझ आ गया कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है, सिर्फ परिवार से नहीं बल्कि उन सोचों से भी जो हमेशा लड़की को ही दोषी मानती है। और अब उसे तय करना था कि वो इन आवाजों से टूटेगी या इन्हीं के सामने सच बोलकर खड़ी होगी। अगले कुछ दिनों में बातें तेजी से फैलने लगी। रिश्तेदारों के फोन आने लगे, पड़ोसी अलग अलग कहानियां बनाने लगे। कोई सहानुभूति दिखाता तो कोई इशारों में सवाल करता। इतनी जल्दी लड़की वापस आ गई, जरूर कुछ तो हुआ होगा। पहले ये बातें सुनकर आशा का दिल टूट जाता था, लेकिन अब वो हर शब्द को अलग नजर से सुन रही थी। उसे समझ आने लगा था कि समाज अक्सर सच जाने बिना फैसला सुना देता है। उधर रोहन के परिवार की तरफ से भी संदेश आने लगे, कभी समझौते की बात, कभी वापस आने का दबाव। एक दिन सास का फोन आया। अभी भी समय है, उन्होंने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा। घर की बात घर में ही खत्म कर दो, हम सब भूल जाएंगे। आशा ने पहली बार बिना डर के जवाब दिया, मैं भूल सकती हूं, लेकिन जो हुआ वो गलत था। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर आवाज बदल गई। अगर मामला आगे बढ़ाया तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। आशा ने फोन काट दिया। अब वह समझ चुकी थी कि ये डराने की आखिरी कोशिश थी। कुछ दिनों बाद वकील की सलाह पर दोनों परिवारों की बैठक तय हुई। कमरे में भारी तनाव था। रोहन, उसकी मां और पिता सामने बैठे थे। पहली बार दोनों परिवार आमने सामने सच के साथ खड़े थे। वकील ने शांत स्वर में कहा, अगर शादी से पहले महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए गए हैं तो ये कानूनी धोखा माना जा सकता है। सास ने तुरंत कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, लड़की खुद घर छोड़कर गई है। आशा ने धीरे से नीता का पत्र और दस्तावेज टेबल पर रख दिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन ने नीचे नजरें झुका ली। पहली बार वो विरोध नहीं कर पाया। आशा ने कांपती लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मैं बदला नहीं चाहती, सिर्फ सच सामने आना चाहिए ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो। उसके शब्दों में गुस्से से ज्यादा साहस था और उसी पल सबको महसूस हुआ, अब ये मामला छिपाया नहीं जा सकता। सच धीरे धीरे बाहर आ चुका था और अब उसका असर पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला था। 24 हद 1700 सिंवलाव। बैठक के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब बात सिर्फ दो परिवारों के बीच की नहीं रही थी। कानूनी प्रक्रिया शुरू होते ही सच धीरे धीरे बाहर आने लगा। रिश्तेदार, पड़ोसी और समाज, सभी को पता चल गया कि शादी से पहले महत्वपूर्ण बातें छिपाई गई थी। शुरुआत में कई लोगों ने अलग अलग बातें बनाई, लेकिन जैसे जैसे दस्तावेज सामने आए, लोगों का रवैया बदलने लगा। जो पहले सवाल उठा रहे थे वही अब धीरे धीरे चुप हो गए।
रोहन का परिवार दबाव में आ चुका था। सास का आत्मविश्वास टूटता दिख रहा था। हर बैठक में उनका स्वर पहले से धीमा होता जा रहा था। समाज की वही नजर जिससे वे हमेशा डरती थी, अब उन्हीं की ओर उठ चुकी थी। रोहन पहली बार खुलकर बोला। उसने स्वीकार किया कि सच छिपाया गया था और शादी जल्दबाजी में करवाई गई थी। उसकी आवाज में पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आशा ने उसे शांत नजर से देखा। उसके भीतर गुस्सा अब पहले जैसा नहीं था। दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा हल्कापन भी, जैसे वो लंबे समय बाद अपने लिए खड़ी हुई हो। कानूनी प्रक्रिया के तहत शादी को रद्द करने की कार्रवाई शुरू हुई। वकील ने साफ कहा कि धोखे के आधार पर यह निर्णय संभव है। आशा के माता-पिता उसके साथ हर कदम पर खड़े रहे। सबसे बड़ा बदलाव आशा के भीतर आया था। जो लड़की कुछ हफ्ते पहले हर बात पर चुप हो जाती थी, वही अब स्पष्ट और आत्मविश्वास से अपनी बात रख रही थी। एक शाम वो घर की छत पर खड़ी थी। हवा हल्की चल रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि डर धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। उसे नीता का पत्र याद आया। शायद वही आवाज थी जिसने उसे चुप रहने से रोका। अब ये कहानी सिर्फ अन्याय की नहीं रही थी। ये उस पल की कहानी बन चुकी थी जब एक व्यक्ति डर से बाहर निकलकर सच का साथ चुनता है। लेकिन उसकी जिंदगी की असली शुरुआत अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद सब कुछ बदल चुका था। कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई थी और आशा की शादी आधिकारिक रूप से रद्द कर दी गई। जो रिश्ता झूठ पर बना था, वह आखिर सच के सामने टिक नहीं पाया। शुरुआत आसान नहीं थी। लोगों की बातें पूरी तरह बंद नहीं हुई थी, लेकिन अब उनके शब्द आशा को पहले जैसा घायल नहीं करते थे। उसने धीरे धीरे समझ लिया था कि समाज की राय बदलने से पहले इंसान को खुद अपने बारे में विश्वास बदलना पड़ता है। आशा ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का फैसला किया। लंबे समय बाद उसने अपने लिए कुछ सोचा था। बिना डर, बिना दबाव। उसके माता पिता हर दिन उसे पहले से मजबूत होते देख गर्व महसूस करते थे। एक दिन डाक से एक लिफाफा आया। अंदर एक छोटा सा नोट था, नीता की ओर से। उसने लिखा था कि उसे सब पता चला और पहली बार उसे लगा कि उसकी चुप्पी बेकार नहीं गई। किसी ने आखिर सच बोलने की हिम्मत की। पत्र पढ़ते हुए आशा की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं थी, वह उन कई आवाजों की लड़ाई थी जो डर के कारण कभी बोल नहीं पाईं। शाम को वो उसी आंगन में बैठी थी जहां कभी शादी से पहले सपने देखे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके सपने किसी और पर निर्भर नहीं थे। उसने धीरे से खुद से कहा, इज्जत किसी रिश्ते से नहीं, अपने फैसलों से बनती है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग में बदल रहा था। आशा ने गहरी सांस ली। उसके भीतर अब डर नहीं, शांति थी। ये अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां उसने दूसरों की उम्मीदों से नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई से जीवन जीना सीखा। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।